पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनने के बाद मुस्लिम प्रजा की आर्थिक एवं धार्मिक उन्नति के लिए कई कदम उठाए तथा हिंदू प्रजा को धन संपत्ति का संग्रहण करने से वंचित कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने अनुभव किया कि अलाउद्दीन खिलजी के जीवन काल में ईस्वी 1312 में दिल्ली सल्तनत का जो क्षरण आरंभ हुआ था वह ईस्वी 1320 तक भी निरंतर जारी था। 8 साल की शिथिलता के कारण कई मुस्लिम गवर्नर तथा हिंदू राजा स्वतंत्र होकर दिल्ली से संबंध तोड़ चुके थे। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने तख्त पर बैठने के बाद उन प्रांतों एवं राज्यों को जीतने के लिए सैनिक अभियान आरंभ किए जो निरंतर 5 साल तक चलते रहे। ईस्वी 1321 में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना राज्य पर आक्रमण किया जिसकी राजधानी वारंगल थी। इन दिनों तेलंगाना में काकतीय वंश का राजा प्रताप रुद्र देव द्वितीय शासन कर रहा था। यह राज्य अलाउद्दीन खिलजी के समय से दिल्ली को खिराज दे रहा था, किंतु अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली को खिराज देना बंद कर दिया था और स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को एक विशाल सेना देकर वारंगल पर आक्रमण करने भेजा। शहजादे जूना खां ने वारंगल पर घेरा डाल दिया। 6 महीने तक घेरा चलने के बाद भी दिल्ली की सेना को विजय प्राप्त नहीं हो सकी। इसी बीच शहजादे जूना खां को सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मरने की आशंका हुई और वह घेरा उठाकर दिल्ली की ओर रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचकर शहजादे को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सुल्तान से क्षमा याचना की और ईस्वी 1323 में पुनः वारंगल के लिए रवाना हो गया। इस युद्ध में राजा प्रताप रुद्र देव द्वितीय की पराजय हुई और वह सपरिवार बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। तेलंगाना का राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और वहां पर एक मुसलमान शासक नियुक्त कर दिया गया। इस विजय से शहजादे जूना खां ने अपने पिता का विश्वास अर्जित कर लिया। वारंगल अभियान के पूरा होते ही ईस्वी 1323 में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को उड़ीसा प्रांत में स्थित जाजनगर पर अभियान करने के आदेश दिए, क्योंकि जाजनगर के राजा भानुदेव द्वितीय ने वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव की सहायता की थी। इस अभियान में शहजादे को सामरिक विजय के साथ साथ लूट का बहुत सा माल तथा 50 हाथी मिले। जूना खां लूट का माल और हाथी लेकर दिल्ली लौट आया। राजा भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली तथा वार्षिक कर देने का वचन दिया। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने जाजनगर राज्य को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। अभी शहजादा जूना खां जाजनगर की सीमाओं में ही था कि सुल्तान गयासुद्दीन को पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोल आक्रमणों की सूचना मिली। मंगोल ईस्वी 1307 से भारत से दूरी बनाए हुए थे। पूरे 17 साल बाद उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और वे समाना तक आ गए थे। चूंकि शहजादा जूना खां जाजनगर में था, इसलिए सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने समाना के हाकिम अलाउद्दीन की सहायता के लिए दिल्ली से एक दूसरी सेना भेजी। इस सेना ने पहली बार शिवालिक पहाड़ी के आसपास तथा दूसरी बार व्यास नदी के किनारे मंगोलों को परास्त किया। अनेक प्रमुख मंगोल योद्धा बंदी बना लिए गए तथा बचे हुए मंगोल दिल्ली सल्तनत की सीमा से बाहर भाग गए। जिस समय गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान हुआ, उन दिनों बंगाल में शमसुद्दीन के 3 पुत्रों शिहाबुद्दीन, गयासुद्दीन बहादुर तथा नासिरुद्दीन में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इस झगड़े में गयासुद्दीन बहादुर को सफलता प्राप्त हुई और उसने अपने दोनों भाइयों
शिहाबुद्दीन और नासिरुद्दीन को लखनौती से मार भगाया और स्वयं को बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया। शिहाबुद्दीन तथा नासिरुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। गयासुद्दीन ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया तथा राजधानी दिल्ली का प्रबंध अपने पुत्र जूना खां को सौंपकर स्वयं एक सेना लेकर बंगाल के लिए चल दिया। बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन बहादुर ने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का सामना किया, परंतु परास्त हो गया और कैद कर लिया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने नासिरुद्दीन को लखनौती का शासक बना दिया। इस प्रकार बंगाल पर फिर से दिल्ली सल्तनत का अधिकार स्थापित हो गया। जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक लखनौती से दिल्ली लौट रहा था, तब उसने मार्ग में मिथिला क्षेत्र में स्थित तिरहुत राज्य पर आक्रमण किया। इन दिनों राजा हरि सिंह देव तिरहुत पर शासन कर रहा था। हरि सिंह देव पराजित होकर जंगलों में भाग गया। तिरहुत का राज्य भी दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। अहमद खां को वहां का गवर्नर बनाया गया। तिरहुत पर विजय प्राप्त करने के उपरांत सुल्तान गयासुद्दीन ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने शहजादे जूना खां के पास आज्ञा भेजी कि राजधानी दिल्ली से कुछ दूरी पर एक महल बनाया जाए, जिसमें सुल्तान रात्रि व्यतीत करके दूसरे दिन समारोह के साथ राजधानी में प्रवेश कर सके। इस पर शहजादे जूना खां ने मीर इमारत अहमद अयाज को लकड़ी का एक महल बनाने की आज्ञा दी। जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के निकट पहुंचा, तब शहजादे ने तुगलकाबाद में बड़े समारोह के साथ उसका स्वागत किया। तुगलकाबाद से 3-4 मील दूर अफगानपुर में सुल्तान को प्रीति भोज देने के लिए एक शामियाना लगाया गया। जब भोजन समाप्त हो गया, तब समस्त आमंत्रित व्यक्ति शामियाने के बाहर निकल आए। केवल सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक तथा उसका एक छोटा पुत्र, जिसमें सुल्तान की विशेष अनुरक्ति थी, शामियाने के भीतर रह गए। इसी समय शहजादे जूना खां ने सुल्तान से अनुमति मांगी कि जो हाथी बंगाल से लाए गए हैं, उनका संचालन किया जाए। सुल्तान शहजादे के इस प्रस्ताव से सहमत हो गया। जब हाथियों का संचालन हो रहा था, तब अचानक शामियाना गिर पड़ा और सुल्तान तथा उसके अल्पवयस्क पुत्र महमूद खां की मृत्यु हो गई। उसी रात को सुल्तान का शरीर तुगलकाबाद के मकबरे में दफन कर दिया गया। इब्न बतूता ने सुल्तान की मृत्यु का सारा दोष जूना खां पर डाला है। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने गयासुद्दीन तुगलक को न्यायप्रिय शासक बताया है और लिखा है कि वह दिन में 2 बार दरबार लगाकर लोगों के झगड़े निपटाता था। इन इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के गौरव को बढ़ाया। उसके दुर्भाग्य से उसका पुत्र जूना खां अत्यंत महत्वाकांक्षी था, जो जल्दी से जल्दी दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। इसलिए जूना खां ने छल से सुल्तान की हत्या कर दी। अगली कड़ी में देखिए, औलिया और खलीफा ने मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान मान लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।